हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। अब न्यूक्लियर फिजिक्स की 3 यूनिट्स कंप्लीट होने वाली हैं। फर्स्ट यूनिट जो मैंने आपको करवाई थी, वैसे वो न्यूक्लियर फिजिक्स की लास्ट यूनिट थी, वो थी डिटेक्टर्स। और उसके अंदर आपने एक्सिलरेशंस पढ़े थे, एक्सिलरेटर्स पढ़े थे, एक्सिलरेशंस ही। उसके बाद अपनों ने न्यूक्लियर की 2 यूनिट्स मैंने कंबाइंड चलाई थी, क्योंकि उनके टॉपिक बुक में मिक्सड अप है। तो जो मैंने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से करवाया था और आज तक जो चलेगा, मतलब आने वाले 1-2 लेक्चर्स तक, तो वहाँ तक आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की 2 और यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी। और वो दोनों यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स के पेपर में फर्स्ट और सेकंड यूनिट होगी। और जो डिटेक्टर्स और एक्सिलरेटर्स थे, वो वाली आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की लास्ट यूनिट होगी। तो इस तरीके से आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की 3 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी अपने करते हैं। कल अपनों ने किया था चैन रिएक्शन, वो भी कौन सी? कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन थी ना, जो आपने क्या किया था? न्यूक्लियर रिएक्टर, वही किया था कल अपनों ने। अगर आपसे पेपर में सीधा आ जाए कि कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन के एप्लीकेशन, तो कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन का एप्लीकेशन भी कौन सा ही होगा? यही होगा। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन का एप्लीकेशन है। पेपर में हो सकता है ये आ जाए कि कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन के एप्लीकेशंस को समझाइए। वैसे तो इतना घुमा के क्वेश्चन आने का मतलब नहीं है, आता नहीं होता, सीधा न्यूक्लियर रिएक्टर आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आने के 50-50 चांसेस होते हैं। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक मोस्ट ऑफ द चांसेस आता ही है, और ज्यादातर चांसेस है कि न्यूक्लियर रिएक्टर आएगा। तो आज अपने दूसरा टॉपिक करते हैं, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। या फिर इसको बोला जाता है एटम बॉम्ब। अब एटम बॉम्ब के नाम से ज्यादा आने के चांसेस हैं, या इस तरीके से आ सकता है कि अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन के एप्लीकेशंस बताओ। तो अगर अपने करें तो अपने को पता है कि यूरेनियम एक न्यूट्रॉन किससे टकराया? किसी एक यूरेनियम से। जैसे एक न्यूट्रॉन कहाँ पे टकराया? यूरेनियम से। तो यूरेनियम क्या करेगा? 235, उसके अंदर ऑलरेडी मास नंबर था उसके अंदर यूरेनियम का। तो जैसे ही एक न्यूट्रॉन टकराया तो उसका मास नंबर कितना आ जाएगा? 236। यानी कि अब यूरेनियम क्या आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही यूरेनियम एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो स्टेबल होने के लिए ये टूटना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो टूटेगा किसमें? छोटे छोटे नाभिकों में। यानी कि प्रोडक्ट जो अपना रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट न्यूक्लियाइज में टूट चुके हैं। ठीक है, तो ये तो होता है यूरेनियम का विखंडन। अब देखो, यूरेनियम 92 था, जैसे इसने एक प्रोटॉन को कैप्चर किया, प्रोटॉन को कैप्चर करते ही अपने को पता है यूरेनियम टूटेगा, क्योंकि 236 स्टेट में जाएगा, ऑब्वियस है, N01। और यूरेनियम 92 235, जैसे ही एक न्यूट्रॉन बढ़ा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ा, तो मतलब मास नंबर भी कितना हो गया? 1 से बढ़ गया, +1 हुआ, तो 235 की जगह अब 236 हो गया। तो अब ये यूरेनियम ने जैसे यूरेनियम ने न्यूट्रॉन को कैप्चर किया, तो यूरेनियम टूटेगा किसमें? बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ में क्या बनाएगा? 3 न्यूट्रॉन्स बनाएगा। अब अपनी रिएक्शन कैसी है? कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड? नाम से क्लियर है, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, या परमाणविक बम, या एटम बम भी हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है हमारी? अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, यानी कि अनियंत्रित चैन अभिक्रिया। तो जो काम हम रिएक्टर में कर रहे थे, रिएक्टर में हम क्या काम कर रहे थे? अगर रिएक्टर देखा आपने, कल आप न्यूक्लियर रिएक्टर किया होगा, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मेन, जहाँ पे पूरी रिएक्शंस होती है, मैं उसी को ले रही हूँ, चैम्बर को। ठीक है, ये है यूरेनियम, फिर कैडमियम रोड, फिर यूरेनियम, फिर कैडमियम रोड, फिर से यूरेनियम। बीच में क्या भरा हुआ? मॉडरेटर्स भरा हुआ। मॉडरेटर का काम तो क्या है? हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को थोड़ा स्लो डाउन करना, कम करना। क्योंकि अगर इनकी एनर्जी को कम ना किया गया, जैसे जो न्यूट्रॉन्स बनते हैं, ये वाले जो सेकंड स्टेज न्यूट्रॉन आए हैं अपने पास, ये ऑलमोस्ट 1 से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रेंज के अंदर आते हैं। और यूरेनियम 235 जो होता है, उसको तो 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है डिसोसिएट होने के लिए, टूटने के लिए। तो अगर इतनी एनर्जी वाला न्यूट्रॉन इस यूरेनियम से टकराएगा तो पता है क्या आएगा? पंचरिंग हो जाएगी। जैसे ही आया न्यूट्रॉन बिना इसको तोड़े बाहर निकल जाएगा, यानी कि एक तरीके से लीकेज ऑफ प्रोटॉन
लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बोला जा सकता है। लीकेज को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन कैसे बोलते हैं कि आया और इस यूरेनियम में से एक न्यूट्रॉन लीक हो गया, बाहर निकल गया बिना कुछ किए, तो उसको बोला जाता है लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर एक एग्जैक्ट वर्ड और यूज किया जाए पंचरिंग के अलावा। तो अब इसके अंदर क्या कर रहे थे अपने न्यूट्रॉन्स, जैसे हमने न्यूट्रॉन ऑलरेडी डाल रखे थे, तो जब अपने को रिएक्शन चलानी होती है, शुरू करनी है, तो अपने कैडमियम रोड्स को बाहर निकाल लेते हैं। कैडमियम रोड्स कंट्रोलिंग रोड्स भी होती है ना, और सीडी रोड्स का काम क्या है, कैडमियम रोड्स का न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। जो न्यूट्रॉन है उसको क्या कर ले, अवशोषित कर ले। अगर न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन है तो जैसे ही रिएक्शन शुरू की, न्यूट्रॉन बाहर निकाले, न्यूट्रॉन आए, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन किसने किया, इस मॉडरेटर ने। उनको हाई एनर्जेटिक जो 1 से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थे, उनको 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में ले आए, ताकि अब टकराए तो यूरेनियम टूटे, पंचरिंग या लीकेज जैसा कुछ भी ना हो, ठीक है। और एनर्जी इतनी कम भी नहीं करते कि 0.0000 कुछ करते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं करते। उनको एक फिक्स एनर्जी रेंज के अंदर लेके आ जाते हैं टक्कर करवाने के बाद। फिर जब वो फर्दर यूरेनियम की रोड से टकराता है तो फिर से न्यूट्रॉन्स बनते हैं। तो इसमें क्या करते थे न्यूक्लियर रिएक्टर में, जब न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो कैडमियम रोड्स को क्या कर दिया जाता था, अंदर डाल दिया जाता था, ताकि ये न्यूट्रॉन को क्या कर ले, अवशोषण कर ले, एब्जॉर्प्शन कर ले। अगर अवशोषण कर लेगी तो मतलब कैसे, मैंने आपको कल ही बताया था कि 3 न्यूट्रॉन बने, 3 में से कोई 2 कैडमियम रोड्स कैप्चर कर लेंगे और एक को आगे जाने देंगे। तो वो चीज चली थी, तो वो तो कंट्रोल्ड थी क्योंकि कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे कैसी है, अनकंट्रोल्ड है, मतलब न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन करवाना है या नहीं करवाना, ऑब्वियस है नहीं करवाना, है ना। तो फिर क्या होगा इसके अंदर, फिर से ये यूरेनियम से टकराएगा, बेरियम क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। फिर से ये भी टकराएगा, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे। और सिमिलरली ये भी टकराएगा, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन। तो मतलब करना क्या है, चैन रिएक्शन तो है, चैन की तरह आगे तो बढ़ती जा रही है। 1 न्यूट्रॉन यूज किया, 3 बने, फिर 9 बने। ये न्यूट्रॉन ऐसे बनते हैं 3 की पावर 0, फिर अगली स्टेज में 3 की पावर 1, फिर उससे अगली स्टेज में 3 की स्क्वायर, फिर अगली स्टेज में 3 की क्यूब, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन चलती रहते हैं, जितनी भी स्टेजेस बनती रहे, ताकि पूरा का पूरा यूरेनियम जब तक टूट ना जाए, पूरा का पूरा यूरेनियम छोटे छोटे नाभिकों में बदल ना जाए, तब तक ये स्टेजेस आगे बढ़ती रहती है। और जैसे भी बढ़ेगी वो 3 में बढ़ेगी। स्टेज फर्स्ट है तो 0, स्टेज सेकंड है तो 3 की पावर 1, आप खुद भी देख लो, 3 की पावर 0 यानी कि 1, तो 1 ही न्यूट्रॉन यूज किया। सेकंड स्टेज में 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ गई। अगली स्टेज में 3 स्क्वायर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 स्क्वायर भी 9 ही होता है। तो इस तरीके से अगली स्टेज में 27, फिर 81, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कि क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। करना कैसी रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन करनी है। मतलब क्या करना है, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करना, वही करना है। तो अब पढ़ते हैं एटम में जो हमारा अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन है वो होती कैसे है। अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन से सबसे पहले अपने 1-2 चीजें और देख लें। वो चीज क्या है, देखो वो चीज क्या है, पहले वो देखते हैं अपने। आपको कल ही करवाया गया था, एक होता है सब क्रिटिकल मास, एक होता है क्रिटिकल मास, और एक होता है सुपर क्रिटिकल। क्रिटिकल को मैं CR लिखते हैं, ठीक है। इस केस में एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन एमिशन, इस केस में एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों होते हैं। A इज शोइंग एब्जॉर्प्शन, E इज शोइंग एमिशन। आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना A इज ग्रेटर देन E, A और E दोनों होते हैं। पूरी लाइन लिखनी है कि इधर एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों होते हैं, इधर अवशोषण ज्यादा होता है, इधर अवशोषण और उत्सर्जन दोनों काम चलते हैं, और इधर क्या होता है, उत्सर्जन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि इस केस में उत्सर्जित होता है, मतलब इस केस में न्यूट्रॉनों की संख्या घटेगी। यहाँ पे क्या आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी हो जाएगी कि रिएक्शन कैसी हो, कंट्रोल्ड चले, ठीक है, कंट्रोल्ड रिएक्शन चले। और इस केस में क्या आएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण रिएक्शन कैसी होगी, अनकंट्रोल्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिएक्शन चलेगी, क्या अगर सारे के सारे न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, मतलब रिएक्शन
डाइज ग्रेजुअली। एक और चीज देखें तो यहाँ पे के की वैल्यू कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, लेस देन 1। यहाँ पे के की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे कैसी होती है, ग्रेटर देन 1। इसके अंदर किसको यूज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, इस कॉन्सेप्ट को। और इस कॉन्सेप्ट को किसके लिए यूज किया जाएगा, एटम बॉम्ब के लिए, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बोल लो या फिर सीधा बॉम्ब बोलो। तो अभी आगे चलते हैं कि एटम बॉम्ब होता कैसे है। देखो एटम बॉम्ब के अंदर पहले उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एटम बॉम्ब होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। डायग्राम बनाते ही मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया है और क्या मतलब है उसका। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप वेट करो। तो यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट होता है अपना। तो ये एक एटम बॉम्ब की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है। जो भी चीजें अभी आपको समझाती हूँ कि ये क्या है, क्या चीजें मैं बना रही हूँ, या एटम बॉम्ब होता कैसे है। आपने चलो 1 मिनट पहले मैं बना लूँ फिर आपको बताती हूँ। तो ये एटम बॉम्ब की स्ट्रक्चर होती है। अब देखो ये सर्कुलर जो मैंने आपको पूरा दिखाया ना, यही एक एटम बॉम्ब होता है। अब ये होता कैसे है, देखो ये जो सेंटर में दिखाया ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन का सोर्स, मतलब यहाँ से न्यूट्रॉन मिलेंगे अपने को। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है रिएक्शन स्टार्ट करवानी है, यूरेनियम को तोड़ना है, तो न्यूट्रॉन की तो जरूरत है। मिनिमम 1 न्यूट्रॉन तो हमें चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। और आगे ये जो लगा हुआ है ये यूरेनियम है। ठीक है, कौन सा वाला यूरेनियम है, अगर आपको कलर विजिबल हो रही हो तो मैं आपको अलग कलर से दिखाती हूँ। ये चीज है यूरेनियम। ठीक है, कौन सी, ये जो मैंने मतलब एक तरीके से जिसको मैंने थोड़ा सा शेडेड नहीं किया ना, जिस पार्ट को, वो यूरेनियम है। अब आपको कलर विजिबल है या नहीं, ये चीज यूरेनियम है। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली जिसको मैंने शेडिंग नहीं दी। ठीक है, ये वाली सारी की सारी चीज क्या है, यूरेनियम। जिसके अंदर मैंने इस तरीके से शो किया ना लाइनिंग, वो तो है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और जो खाली रखा है वो है यूरेनियम। ठीक है, 92-235। बॉम्ब बनाने में भी इसी का यूज करते हैं, यूरेनियम 92-235। ये भी यूरेनियम, ये भी यूरेनियम। इसके अंदर होता पता है क्या, एटम बॉम्ब के अंदर सब क्रिटिकल मास वाले, कौन से मास वाले, सब क्रिटिकल मास वाले पीसेस को रख दिया जाता है। सब क्रिटिकल मास वाले यूरेनियम के टुकड़ों को रख दिया जाता है और इसको इस तरीके से रखा जाता है। सब क्रिटिकल मास वाले, सब क्रिटिकल हो तो रिएक्शन चलेगी कहां से, है ना। वापस से देखते हैं एटम बॉम्ब के अंदर। देखो ये जो चीज है ये तो है TNT, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, मतलब जिसके अंदर मैंने ये लाइन स्ट्रो की है वो TNT है। कोई भी ब्लास्ट, कोई भी विस्फोटक चीज है, ठीक है, जिसके साथ थोड़ा बहुत ब्लास्ट हो सके
बहुत ज्यादा ही, थोड़ा बहुत ब्लास्ट, ठीक है। और ये वाले जो है ये यूरेनियम के पीसेस, और सारे के सारे पीसेस कैसे क्रिटिकल मास वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या रखा होता है, न्यूट्रॉन सोर्स रखा हुआ है। ये जो सर्कुलर है, जो मैंने सर्कल दिखाया, ये क्या होती है, एक तरीके से आप जैकेट बोल सकते हो, मतलब एक तरीके का एक आवरण है ये, कि इन सारे यूरेनियम के पीसेस को, जिनके ऊपर टॉप पे टीएनटी लगाया हुआ, कोई भी विस्फोटक पदार्थ लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो ब्लास्ट क्रिएट कर सके, ठीक है, कोई भी विस्फोटक पदार्थ लगाया, जरूरी नहीं है टीएनटी, कोई भी, तो विस्फोटक पदार्थ लगा के यूरेनियम को ऐसे करके इस जैकेट के अंदर डाल के रख दिया और सेंटर में रख दिया न्यूट्रॉन सोर्स। अब आपने टीवी में देखा होगा, जो पुरानी फिल्में आती थी उसके अंदर क्या होता था, एक ऐसा बड़ा सारा इतना सा एक उनके हाथ में बॉम्ब होता था ग्रीन से कलर का, जिसके ऊपर एक पिन लगी होती थी, और जब भी किसी को बॉम्ब फेंकना होता तो वो उस पिन को खींचते थे और बॉम्ब को फेंक देते थे। तो ये वही वाला बॉम्ब है, ठीक है, जो आपने देखे है, वो पिन वाला हरे रंग का बॉम्ब, जिसके अंदर पिन लगी होती है, मुंह से पिन को खींचते हैं और बॉम्ब को फेंक देते हैं, जहाँ पे फेंकते हैं वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तो ये वही बॉम्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन वो वाले जो बॉम्ब होते थे वो इतने हार्मफुल नहीं होते थे, उनके अंदर जो यूरेनियम की मात्रा थी वो कम होती थी, जिसके कारण टीवी में तो ये दिखाया जाता था कि थोड़ा सा ब्लास्ट होता था उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे बॉम्ब गिरा है। ये वही वाले बॉम्ब है। देखो इसके अंदर होता क्या है, एक जैकेट रखी हुई है, जैकेट के अंदर क्या रखा हुआ है, यूरेनियम को रखा हुआ है, और फिर यूरेनियम के ऊपर क्या लगाया हुआ है, कोई भी विस्फोटक पदार्थ लगाया, सेंटर में रख दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। अब पिन को खींचते ही होता पता है क्या था, ये वाला जो टीएनटी है, यानी ये जो विस्फोटक पदार्थ है, लगाए कैसे है, यूरेनियम के सारे पीसेस क्रिटिकल मास वाले लगाए, मतलब क्या ऐसे लगाए कि 2 न्यूट्रॉन क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और 1 न्यूट्रॉन आगे चले। लेकिन हमें क्या बनाना है, एटम बॉम्ब। तो एटम बॉम्ब के नाम मैंने आपको पहले बताया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, मतलब हमें वो कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही नहीं कि 1 न्यूट्रॉन आगे जाए, 2 न्यूट्रॉन क्या आए, एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं चाहिए। अब ये लगाने का मतलब क्या था, अभी आपको समझ आएगा। तो जैसे उस बॉम्ब की पिन को खींचते हैं तो होता पता है क्या, सबसे पहले ये जो टीएनटी है, ये वाले चारों पीसेस ये जलते हैं, ये जलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो जैकेट है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होती है ना, कि जब टीएनटी जलता है ना तब तक बॉम्ब फटता ही नहीं है। बॉम्ब फटेगा किसके बाद, यूरेनियम के जलने से, मतलब यूरेनियम का जब विखंडन शुरू होगा तब ये बॉम्ब फटता है। जैकेट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये कभी भी यूरेनियम मतलब टीएनटी जलने से कभी पहले ही बॉम्ब फटेगा नहीं, जब तक यूरेनियम का विखंडन ना पूरा हो जाए तब तक ये जैकेट नहीं जलती। और इस पूरे केस के दौरान मैंने आपको रिएक्टर करवाया था, मैंने आपको बताया था कल कि सब कुछ जब ये रिएक्शंस चलती है ना तो टेम्परेचर हमारा कई लाख डिग्री पहुंच जाता है, टेम्परेचर पहुंच जाता है, इसीलिए वो कूलेंट का यूज किया जाता है। कूलेंट से वो वेपर बनती है, फिर वेपर टरबाइन को घुमाते हैं। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कई लाख डिग्री होने के बावजूद ये जैकेट टूटती नहीं है। ये जैकेट तब तक नहीं टूटेगी जब तक सारा का सारा यूरेनियम क्या हो जाए, विखंडित ना हो जाए। तो देखो जैसे ये पिन खींची, यानी कि टीएनटी के अंदर ब्लास्ट शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे टीएनटी जलना शुरू होता है, जला ये सारे पीसेस, ये जो 4 पीसेस थे, टीएनटी जैसे ही जला, ये वाले 4 पीसेस जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, बहुत अजीब सी शेप बन रही है, आप ऐसे ही मान लो, ये 4 वाले, ठीक है, ये वाला यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, टीएनटी इनके ऊपर लगे हुए थे, वो जल गए। जैसे ये टीएनटी जले, ये क्या हो गए, एकदम से इसके अंदर काफी मात्रा में टेम्परेचर बढ़ जाता है और एक तरीके से ब्लास्ट भी होता है टीएनटी के जलने से। लेकिन जैकेट स्ट्रॉन्ग है कि बॉम्ब फटता नहीं है तब तक। तो जैसे ही सारे के सारे टीएनटी जलते हैं तो एक तरीके से इसके अंदर एनर्जी आती है, और एनर्जी ऐसे आती है कि ये जो क्रिटिकल मास वाले थे, जो 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाले यूरेनियम थे, वो सारे के सारे यूरेनियम जो अलग अलग पड़े थे, वो क्या करते हैं, जैसे ही टीएनटी पूरा जलता है वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। यानी कि ये जो पीसेस हैं ये सारे के सारे आपस में जुड़ जाते हैं, किसके कारण, इस एनर्जी के कारण। जैसे ये सारे के सारे जुड़ते हैं तो यूरेनियम जो क्रिटिकल मास में था वो किस में चला जाएगा, सुपर क्रिटिकल मास बन जाएगा। और जैसे यूरेनियम सुपर क्रिटिकल मास में चला तो सुपर क्रिटिकल मास की विशेषताएं आपको पता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। एक तो सारा का सारा एमिशन ही होगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। दूसरी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी जिसके लिए K इज ग्रेटर देन 1 हो। तो एटम बॉम्ब में क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एटम बॉम्ब में लेते कैसा है, क्रिटिकल मास वाले यूरेनियम लिए जाते हैं, क्योंकि क्रिटिकल मास वाले एनरिच्ड है, थोड़े बहुत होते हैं वो क्रिटिकल मास वाला यूरेनियम इजीली मिल जाता है, लेकिन
ये वाला जो सुपर क्रिटिकल मास वाला यूरेनियम, इसको बनाना थोड़ा टफ होता है। तो पिन को खींचते हैं इस बॉम्ब में, जो आपने टीवी में देखा हुआ है। जैसे ही पिन को खींचते हैं तो ये टीएनटी जलना शुरू होता है, और जैसे ही टीएनटी जलता है तो इसके अंदर एनर्जी तो ऑब्वियस बनेगी, क्योंकि टीएनटी के अंदर ब्लास्ट शुरू कर दिया। जैसे टीएनटी ब्लास्ट शुरू करता है तो यूरेनियम के जो क्रिटिकल मास वाले यूरेनियम थे वो आपस में जुड़ते हैं, और कितने सारे क्रिटिकल मास वाले यूरेनियम जुड़ेंगे तो एक सुपर क्रिटिकल मास वाला यूरेनियम का पीस बन जाता है। और ये वाला पीस न्यूट्रॉन सोर्स से, न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी पड़े ही हैं, तो जैसे ही इस पीस के अंदर न्यूट्रॉन जाता है, यानी कि अब ये चार जुड़े सुपर क्रिटिकल यूरेनियम बनाया, तो उसके अंदर जैसे ही न्यूट्रॉन डालेंगे अपने, तो आपको पता है इस सोर्स से जैसे ही न्यूट्रॉन बना तो क्या शुरू होगी, ये अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होगी। मतलब एक न्यूट्रॉन से 200 मेगावाट एनर्जी मिली, फिर इससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, फिर इसने 200 दी, इसने 200 दी, मतलब इतनी सारी एनर्जी शुरू हो जाती है। और ये सारा का सारा प्रोसेस जितना, मतलब पिन खींचने से लेके यूरेनियम का क्रिटिकल मास वाले सारे यूरेनियम का आपस में जुड़ने से लेके सारे के सारे यूरेनियम के टूटने तक का, मतलब पूरा का पूरा बॉम्ब कुछ माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लेता है, नैनो सेकेंड्स का टाइम ही लेता है। मतलब 10 की पावर 9 या 10 की पावर 6, 10 की पावर -9 से 10 की पावर -6 सेकंड जितने टाइम के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हुआ क्या, टीएनटी के अंदर जैसे ही ब्लास्ट करवाया तो सारे क्रिटिकल मास वाले यूरेनियम आपस में इस टीएनटी के ब्लास्ट से जो एनर्जी मिली उसके कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अब जब इतने सारे क्रिटिकल मास वाले यूरेनियम जुड़ते हैं तो वो सुपर क्रिटिकल मास वाला यूरेनियम बना देते हैं, क्योंकि एक बड़ा पीस बन गया। पीस ज्यादा तो आपको पता है वॉल्यूम ज्यादा हो गया। देखो कैसे, अभी आपके क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा कि क्रिटिकल मास से सुपर क्रिटिकल मास कैसे बना। देखो, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को ढंग से देखे ना तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम कैसा है, सॉरी एमिशन कैसा फिनोमिना है, वॉल्यूम फिनोमिना है ना। वॉल्यूम से मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम्स है ना। अगर इतने सारे छोटे छोटे जब जुड़े आपस में तो आपको पता है जब क्रिटिकल मास वाले यूरेनियम के 4 पीस जुड़े, यानी इस जगह में मैंने सिर्फ 4 दिखाया, 4 जुड़े तो एक बड़ा यूरेनियम बना। अब इस बड़े यूरेनियम का वॉल्यूम बढ़ा है या इन छोटे छोटे के कंपैरिजन में घटा है, तो इनकी कंपैरिजन में वॉल्यूम बढ़ा। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो मतलब नंबर ऑफ एटम किसके, यूरेनियम के बढ़े। नंबर ऑफ एटम बढ़ना मतलब वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना मतलब एमिशन बढ़ना, और सुपर क्रिटिकल की कंडीशन में एमिशन ही बढ़ता है। इसीलिए जब टीएनटी में ब्लास्ट होता है 4 यूरेनियम जुड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, सुपर क्रिटिकल वाला यूरेनियम बनता है। तो ये तो इसकी हुई वर्किंग। अब देखते हैं, यूरेनियम 235 है अपने पास, यूरेनियम 92 235। अपने देखते हैं कि 1 किलो अगर यूरेनियम एटम बम बनाने के लिए यूज किया हो, अगर हमने कितना 1 केजी यूरेनियम अगर हमने यूज किया हो किसके लिए, एटम बम बनाने के लिए, तो उस केस में अपने को कितनी एनर्जी मिलेगी। आपको पता है 1 केजी यूरेनियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो कितने, कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो को मैंने AN लिख दिया, डिवाइडेड बाय मास नंबर। किसी का भी जब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना तो आवोगाद्रो नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर, तो आपको आवोगाद्रो नंबर पता है 6.023 × 10⁻26, ये होता है आवोगाद्रो नंबर। मास नंबर कितना है 235, तो कितने नंबर ऑफ यूरेनियम आएंगे, 1 किलो यूरेनियम के अंदर कितने एटम आएंगे, 256 2.56 × 10⁻24 एटम आएंगे, किसके, यूरेनियम के। यानी कि ये इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक है, डिवाइड लगा के इतने सारे एटम आए किसके अंदर, 1 किलो के अंदर, 10 की पावर 24 के रेंज के कितने सारे एटम है। तो मतलब आपको इतना पता है कि अगर हम मिनिमम तो मिनिमम कंडीशन ही लेके चले रिएक्शन करवाते टाइम, अगर 1 न्यूट्रॉन ही हमारे पास हो तो अपने को मिनिमम कंडीशन, मैक्सिमम तो बहुत सारे हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मिनिमम कंडीशन में कितने न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे, 2.56 × 10 की पावर 24 तो मिलेंगे। और ये है कैसी, अनकंट्रोल्ड है, तो 3 से गुना होके आएंगे अपने पास। तो अगर मुझे अब एनर्जी निकालनी हो तो आपको पता है जब एक, इधर लिख रही हूं मैं, आपको पता है 1 न्यूट्रॉन कितनी ऊर्जा दे रहा था, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब, जब अपने यूरेनियम का विखंडन करा रहे थे, मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में ये करवाया। तो इतने सारे न्यूट्रॉन, मिनिमम कंडीशन मतलब एक यूरेनियम से रिलेटेड एक ही अगर न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन होते 3 है, लेकिन अगर अपने मिनिमम कंडीशन लेके चले कि सिर्फ एक ही बने, होता नहीं ऐसा, 3 बनते हैं एटम बॉम्ब के अंदर, ठीक है। तो उस केस में एनर्जी कितनी निकलेगी, 2.56 इंटू 10 की पावर 24 तो न्यूट्रॉन है, और आती कितनी है एक न्यूट्रॉन से, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूं तो 2.56 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 200 मेगा को मैं चेंज करूं तो 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसकी कितनी वैल्यू आती है, सबको सोल्व करने पे, तो इस एनर्जी की वैल्यू आती है 8.27 इंटू 10⁻13 जूल के इक्वल आती है। कितनी एनर्जी की वैल्यू, क्या है ये चीज देखो। पहले तो मैंने निकाले 1 kg अगर यूरेनियम लिया जाए तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, मास नंबर इसका कितना होता है, यूरेनियम 235 का 235 ही, डिवाइड लगाए तो कितने एटम आए, इतने आए। अगर मिनिमम कंडीशन लूं तो एक यूरेनियम से अगर एक ही न्यूट्रॉन बनता हो, ठीक है, यानी कि एक यूरेनियम पे सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन टकराता है, तभी जाके 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, प्लस बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 200 मेगावाट एनर्जी मिलती है। तो इस केस में देखो एक न्यूट्रॉन के कारण 200 मेगावाट एनर्जी निकली, तो इतने सारे एटम है तो एक एक एटम तो इनके साथ एक एक न्यूट्रॉन तो इंटरेक्ट करेगा। एक यूरेनियम के साथ एक न्यूट्रॉन ने किया तो 2.56 इंटू 10 की पावर 24 से कितने न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे, 2.56 इंटू 10 की पावर 24 ही करेंगे। तो एनर्जी निकाल लूं, एक न्यूट्रॉन से 200, तो इतने सारे न्यूट्रॉन से इतनी निकलेगी एनर्जी, तो इतनी एनर्जी निकलती है। अब देखो आपको एक और चीज बताती हूँ, dn ओवर में dt क्या होता है। देखो ये क्या चीज है, ये तो होती है न्यूट्रॉन की उत्पत्ति की दर। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में न्यूट्रॉन को बनने में कितना टाइम लगता है, उसके रेशो को बोला जाता है। n0 होता है यहाँ पे जितने न्यूट्रॉन इनिशियली उन्होंने लिए, इनिशियल प्रारंभिक लिखती थी, पता नहीं इनिशियल किस स्पेलिंग से लिखती है, प्रारंभिक न्यूट्रॉन। और t0 क्या होता है, एवरेज टाइम। और यहाँ पे k क्या होता है, आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये क्या चीज है, ऐसा माना जाता है कि जब अपने एक जनरेशन से यूरेनियम बना, टूटा, बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन्स बने, तो मतलब इन 3 न्यूट्रॉन के बनने की अगर मेरे को रेट निकालना है तो वो रेट आएगा ऐसे, dn ओवर में dt इज इक्वल्स टू n0, यानी कि इनिशियली एक न्यूट्रॉन लिया था तो एक न्यूट्रॉन इंटू k-1, के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। यहाँ पे k-1 क्यों होता है एटम बॉम्ब के केस में, क्योंकि आपको पता है कि एटम बॉम्ब किससे बनता है, सुपर क्रिटिकल से बनता है, और इस केस में k इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो k की वैल्यू 1 से कुछ ज्यादा होती है, इसीलिए k-1 किया जाता है अपॉन t0 एवरेज टाइम। मतलब इस यहाँ से शुरू होने से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है हर एक जनरेशन के लिए, तो एक एवरेज टाइम निकाल लेते हैं, वो एवरेज टाइम होता है। अब माना कि अगर ये एटम बॉम्ब में यूरेनियम को तोड़ते टाइम, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो dn ओवर में dt को dn अपॉन n0 इज इक्वल्स टू k-1 t अपॉन dt। अगर सॉरी उल्टा होगा, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो t dt अपॉन t0 आएगा। अगर अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखो आपके पास क्या आता है, इंटीग्रेशन सॉल्व करके देखो dn अपॉन n का इंटीग्रेशन, देखो अगर इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, log n0 इज इक्वल्स टू, log n0 नहीं बनेगा n, देखो n0 तो मतलब पहले कितने नंबर लिया वो तो अपने को पता ही है, वो तो कांस्टेंट ही है ना, कितने न्यूट्रॉन डालने हैं, तो ये आएगा। या इसको इधर रखते हैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम करने के लिए, एक मिनट रुको, इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करती हूँ, dn इज इक्वल्स टू n0 k-1 अपॉन t0 dt। n0 कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको उधर लिखा, तो आप देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, dn की n इज इक्वल्स टू
n0 k माइनस 1 अपॉन t0 डॉट t प्लस c, यही चीज आएगी ना n की वैल्यू इंटीग्रेशन की। तो आप अब इसको सोल्व करके देखो, देखो कैसे आता है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी, वहाँ पे n0 नहीं n नहीं आता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि dn ओवर dt रेट चेंज है, तो उन्हीं न्यूट्रॉन्स का ही रेट चेंज देखेंगे ना जो मैंने यहाँ पे लिया है। तो n k माइनस वन है क्योंकि सुपर क्रिटिकल में चला गया, t0 एवरेज टाइम लिया। तो अब मैं अगर इसको सोल्व करूँ तो आपको पता है ये n आएगा यहाँ पे। अब मैं इसको सोल्व करूँ तो ये n आएगा इधर, तो यहाँ पे आएगा log n इज इक्वल्स टू k माइनस 1 t0 टाइम, तो कांस्टेंट एवरेज कितना टाइम लगेगा वो तो अपने को पता है कितने सेकंड लगेगा, प्लस t, और लिमिट ना आने के कारण की कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब अपने इनिशियल कंडीशंस लेंगे, बाउंड्री कंडीशन इस c की वैल्यू निकालने के लिए। तो अपने टाइम क्या ले लेते हैं उस टाइम, टाइम ले लेते हैं मैं जब 0 है, इनिशियली टाइम जब 0 है तब अपने लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू n0, मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या जितनी डाली थी ये होते हैं n0 न्यूट्रॉन की संख्या। ये प्रारंभिक न्यूट्रॉन नहीं होते, तो न्यूट्रॉन की संख्या ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो n0 अगर आई तो उस केस में देखो log n0 k माइनस 1 अपॉन t0 इंटू 0, टाइम तो 0 है, प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, log n0। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगी, ये चीजें मैं रब कर रही हूँ, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, log n इज इक्वल्स टू k माइनस 1 t0 इंटू t, ये t पड़ा, प्लस log n0। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो log n माइनस log n0 इज इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू t अपॉन t0। तो यहाँ से क्या आएगा, log n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू t अपॉन t0। तो यहाँ से अगर मैं इसको एंटी लॉग लूँ तो मुझे पता है क्या बनेगा मेरा, n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू e की पावर क्या, k माइनस 1 अपॉन t अपॉन t0। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n0, ये एक्सपोनेंशियल, अगर exp लिख दो तो ऐसे लिख दो ना, k माइनस 1 इंटू टी अपॉन t0। तो ये वैल्यू आती है। देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने n0 ले लिया, इनिशियल न्यूट्रॉन ले लिया, वो गलत है। क्यों, क्योंकि अगर हमें न्यूट्रॉन के ही रेट चेंज देखने की प्रोडक्शन रेट ऑफ न्यूट्रॉन्स देखना, तो वहाँ पे वही न्यूट्रॉन आनी चाहिए जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं। k माइनस 1 आता है यहाँ पे क्योंकि हम सुपर क्रिटिकल पे जा रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे। और वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते भी इतने n इंटू k माइनस 1, चाहे आप इसको करके देख लेना, यही वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से आया ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है एटॉमिक, किसमें, एटम बॉम्ब में। तो एटम बॉम्ब में मुझे n पता है, n क्या आया, n0 एक्सपोनेंशियल k माइनस 1 इंटू टी अपॉन t0, है ना। t यहाँ पे क्या, एवरेज टाइम। अब अपनों ने ये देखना है कि पूरा का पूरा एटम बॉम्ब का इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो अपने निकाल चुके हैं कि अगर एक इतने एटम ऑफ यूरेनियम है तो इतने न्यूट्रॉन उनको तोड़ने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो मतलब इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो मेरे पास फिक्स हो गए। अब मुझे चाहिए क्या, इनिशियली न्यूट्रॉन n0 है। मैंने मान लिया कि इनिशियली जो न्यूट्रॉन था, अपनों ने न्यूट्रॉन सोर्स से सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन मिला है, ठीक है। और k की वैल्यू जो एटम बॉम्ब होता है, k इज ग्रेटर देन 1 होता है। और जितने एटम बॉम्ब आज तक बने हैं उनके लिए k की वैल्यू जो बनी है वो 1.1 है। मतलब जितने भी एटम बॉम्ब्स आज तक बनाए गए हैं उनके लिए k की वैल्यू 1.1 फिक्स है। इससे ज्यादा k की वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इससे ज्यादा हो ऐसा कोई बॉम्ब बना ही नहीं है। और एवरेज टाइम ले लिया आप लोगों ने कि वो कितना लगता है, 10⁻⁹ सेकेंड या 10 नैनोसेकेंड। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ऐसे मत सोचना मैं अपनी तरफ से लिख रही हूँ। जो बॉम्ब बनाया गया था जब लैब के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द बॉम्ब के लिए k की वैल्यू तो इतनी आई थी और एवरेज टाइम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए 10 नैनोसेकंड का टाइम लगता था। तो उस हिसाब से मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पड़े हैं, कितने पड़े हैं, 2.56 इंटू 10 की पावर 24 इज इक्वल्स टू n0 की वैल्यू 1 एक्सपोनेंशियल k की वैल्यू कितनी है
1.1 -1 ऑलरेडी पढ़ा, t0 की वैल्यू मैंने 10 नैनो सेकंड मतलब 10 × 10 की पावर -9, नैनो का मतलब 10⁻⁹ इनटू टाइम। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो एक्सपोनेंशियल, ये तो एज इट इज पढ़ा रहेगा, इसके इक्वल में लिख रही हूँ, यहाँ पे आएगा 0.1 अपॉन 10 की पावर -8 आया टाइम t। अब मैं इसको हटाऊंगी पॉइंट को तो ये इधर चला जाएगा, तो मतलब आया क्या एक्सपोनेंशियल t अपॉन 10 की पावर -7। तो वो जब इस पूरी चीज को आप सॉल्व करोगे इस एक्सपोनेंशियल को कैसे एंटी लॉग लेके, तो t की वैल्यू आपके पास फिक्स आती है। अगर आप एंटी लॉग लोगे तो आपको पता है क्या चीज बनेगी यहाँ पे, इस इक्वेशन का, इस वाली का। यहाँ पे लिख रही हूँ ये क्या आया 2.56 × 10 की पावर 24 न्यूट्रॉन है। अगर इस इक्वेशन का मैं इधर लिख रही हूँ, मैं एंटी लॉग लूँ तो मुझे पता है क्या बनेगा 10⁻⁷ इनटू log 2.56 × 10 की पावर 24 इज इक्वल टू किसके आया t के। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू होती है, मतलब एक एटम बॉम्ब में, बॉम्ब को ब्लास्ट होने में कितना टाइम लगता है 1.06 × 10 की पावर -6 सेकेंड। इस इक्वेशन को सोल्व करके आता है। मतलब क्या हुआ, जो पूरा प्रोसेस हुआ कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक TNT जले, क्रिटिकल मास सुपर क्रिटिकल मास में बदला, एक न्यूट्रॉन अगर मिनिमम टू मिनिमम एक न्यूट्रॉन शुरू में यहाँ पे हो इस जगह पे इस सोर्स में, तो जैसे ही सुपर क्रिटिकल बने न्यूट्रॉन ने एंटर किया तो 10 की पावर -9 सेकेंड तो बनेगी किसके लिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी जनरेशन न्यूट्रॉन बनाने में, और पूरा का पूरा ब्लास्ट होने में, मतलब सारा का सारा यूरेनियम जलने में और इस जैकेट के फटने में कितना टाइम लगेगा 10⁻⁶ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। इसीलिए बॉम्ब की पिन को खींच के फेंकते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो कितने एटम ऑफ यूरेनियम आए, इतने, जो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया आपको। अगर इतने यूरेनियम है तो मिनिमम इतने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो एनर्जी कितनी है, इतनी, मतलब एक एटम बॉम्ब से 10 की पावर 13 की रेंज की ऊर्जा आती है। साथ में टाइम कितना लगता है, कितना कम, 10 की पावर -6 का। और ये इतना कम होता है कि अगर आप 11 से 12 किलो TNT जलाओ और 1 kg यूरेनियम जला दो तो इक्विवेलेंट एनर्जी आती है, मतलब इसकी कितनी कम अमाउंट चाहिए होती है। तो ये एटम बॉम्ब है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।